की क्लास। अब हम लोग सत्याग्रह पर डिस्कशन कर लें कि सत्याग्रह क्या था। गांधी जी फॉलो दिस मेथड इन इंडिया टू एक्सप्रेस दिस एंगर। मतलब गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीका में कोशिश की थी सत्याग्रह के द्वारा, उसी से का यूज़ उन्होंने इंडिया में किया। किस लिए? ताकि लोगों के अंदर जो एंगर है, जो गुस्सा है, उसको एक्सप्रेस करने का कोई तरीका दिखा सके। इसके लिए क्या कहा गया? इसको सत्याग्रह कहा गया। और अब देखिए कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है। इफ़ यू फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, गांधी जी का क्या कहना था कि अगर हम ट्रूथ के लिए लड़ रहे हैं एंड द फाइटिंग टू ऑप्रेसमेंट, देन वायलेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर विन। मतलब अगर हम ट्रूथ के लिए या हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें वायलेंस की ज़रूरत नहीं है जीतने के लिए। और इसमें उन्होंने इस सत्याग्रह के लिए उन्होंने क्या पिलर्स बनाए थे? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब सत्य और अहिंसा, मतलब किसी भी तरह का वायलेंस, लड़ाई झगड़ा ना हो। अब इन्होंने अपने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, वो अलग अलग जगहों पर उन्होंने अलग अलग वर्क किए। जैसे कि इंडिगो फार्मर्स एट चंपारण इन 1916। आप लोग देखिएगा, ये जो डेट्स हैं इनको आप बहुत अच्छे से कैसे याद रख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 टू 1918। उसी टाइम पीरियड में 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए। उसके बाद 1916 में ही उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट के थ्रू सबसे पहले चंपारण में, जहाँ पर इंडिगो पीजेंट्स थे, इंडिगो फार्मर्स। अब इंडिगो एक तरह से, अगर आप लोगों ने पहले का आपको नहीं याद होगा तो मैं फिर से याद दिला दूं कि मैंने 8th में भी पढ़ाया है कि इंडिगो फार्मर्स कौन होते थे? जो इंडिगो उगाते थे। इंडिगो एक तरह की जो क्रॉप थी, वो कपड़े को कलर करने के लिए यूज़ किया जाता था ये इंडिगो। और इसके लिए ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को बिल्कुल बाध्य कर दिया था ये करने के लिए कि नहीं, आप इंडिगो ही उगाओगे अपने खेतों में और आप गेहूं, चावल और बाकी जो ग्रेन क्रॉप्स हैं उनको नहीं उगा सकते। क्यों? क्योंकि इंडिगो की मांग बाहर की दुनिया में, बाहर के जो वर्ल्ड मार्केट थी उसमें बहुत ज़्यादा थी, जिससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। इसलिए उन्होंने ये इंडियन फार्मर्स को इसके लिए बाध्य किया कि आप इंडिगो ही उगाइए। और जिसकी वजह से ये जो इंडिगो है, ये एक दो जो फसलें होती हैं उसके बाद जो सॉइल की जो फर्टाइल जो पावर होती है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देती है। एक तरह से जो ज़मीन होती है वो बंजर हो जाती है। तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था इसकी वजह से कि पहली बात तो वो इंडिगो खा नहीं सकते थे, और फिर उनके उसके बाद जो इंडिगो था वो उनसे बहुत ही कम बहुत ही चीप रेट्स में ले लिया जाता था। और उन रेट्स को जब वो जो पैसा उन्हें मिलता था उनसे उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा था। ऊपर से उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए थे, न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए थे। इस तरह की बहुत सी दिक्कतें उन फार्मर्स के साथ थी। तो गांधी जी ने इन चंपारण के जो इंडिगो फार्मर्स थे उनको साथ लेकर सत्याग्रह किया 1916 में। और इससे उनको फ़ायदा हुआ कि गवर्नमेंट ने अपना जो रूल था वो हटा लिया इंडिगो फार्मर्स के ऊपर से कि इंडिगो ही उगाना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने इसी सत्याग्रह मूवमेंट को कहाँ पर लॉन्च किया? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये था पुअर पीजेंट्स के लिए, ये हुआ 1917 में। ठीक है। इसमें क्या हुआ? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या किया था गांधी जी ने? उन पुअर फार्मर्स को, जो कि जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, उन पर जो हैवी टैक्सेस लगा दिए गए थे, उन टैक्सेस से उनको रिमूव करने के लिए कि मतलब उनको इतने ज़्यादा टैक्सेस ना देने पड़े, इसलिए ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नेक्स्ट उन्होंने अहमदाबाद में टेक्सटाइल वर्कर्स के साथ मिलकर सत्याग्रह किया 1918 में। ये तीनों ही देखिए, एक साथ याद करिए कि वर्ल्ड वॉर हुई 1914 से स्टार्ट हुई, फिर 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से आ गए, फिर 1916 में चंपारण में सत्याग्रह मूवमेंट हुआ, फिर 17 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह मूवमेंट हुआ, फिर नेक्स्ट 1918 में अहमदाबाद में टेक्सटाइल वर्कर्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं, उन्होंने अपने मिलों के ओनर्स के खिलाफ ही किया था, क्योंकि ओनर्स जो थे उनको बढ़ा के पैसे नहीं दे रहे थे उसके लिए। और इसका फ़ायदा भी हुआ कि ओनर्स इसके लिए मान गए और उन्होंने लगभग 35% तक उनकी सैलरी जो थी इंक्रीज़ कर दी थी। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब
इसको देखते हुए एक नया एक्ट आया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट इसी ईयर में आया, मतलब 1919 में ही आया था। उस टाइम पीरियड में रॉलेट एक्ट क्या था? अ ब्लैक लॉ passed through the Imperial Legislative Council. It gave the government announced power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial of 2 years. Means कि ये इस तरह का लॉ था जिससे गवर्नमेंट की जो पावर थी वो इंक्रीज़ कर गई। और कैसे इंक्रीज़ कर गई कि उन्होंने लोगों पर ये लिमिटेशन लगा दी कि अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करता हुआ पाया जाता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर उन्हें कोर्ट में भी नहीं पेश किया जाएगा लगभग 2 इयर्स तक। तो ये कैसा था? ये था एक तरह का अनजस्टिस। क्यों? क्योंकि मतलब बिना किसी उसके एकदम से पकड़ लेना और फिर जब कोई क्राइम भी नहीं कर रहे हैं तब भी पकड़ लेना और फिर उनको कोर्ट में पेश भी नहीं करना। जब कोर्ट में पेश नहीं होंगे तो रिहा होने का कोई वही नहीं, ज़रिया ही नहीं बनता है। और जब रिहा नहीं होंगे तो यानी कि 2 इयर्स के लिए सीधे जेल में भेज देते थे। तो ये एक तरह का ब्लैक लॉ इसीलिए कहा गया कि मतलब बहुत ही अनजस्ट टाइप ऑफ लॉ था ये। तो गांधी जी ने डिसाइड किया टू मेक अ हड़ताल अगेंस्ट दिस अनजस्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल 1919, लेकिन पीसफुली। उनका क्या सबसे ज़्यादा उनका यही हाथ था कि वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस को लेकर यानी कि पीसफुल तरीके से कोई भी मूवमेंट करते थे। तो गांधी जी ने क्या किया? हड़ताल के लिए सोचा कि इस लॉ के ख़िलाफ़ हड़ताल करेंगे और इस अनजस्ट को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1919 में। लेकिन उसके थोड़े ही दिन बाद यानी कि 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया ये मूवमेंट। क्यों वायलेंट हुआ? क्योंकि जो लोग पीसफुली मूवमेंट कर रहे थे उन पर लाठियाँ बरसाई गई, उनको मारा गया। तो उसके जवाब में लोगों ने भी लड़ाइयाँ की, लोगों ने भी पुलिस को मारा या पुलिस के जो पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे आग लगा दी या बहुत सारे पुलिस वालों को मार डाला। तो ये मूवमेंट एक तरह से नॉन वायलेंस ना ले होकर वायलेंट रूप ले चुका था, वायलेंस हो चुका था। और ये क्यों हुआ था? इसी वजह से फिर मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब गवर्नमेंट इससे वो हो गई कि देखो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और फिर इन्होंने मारपीट स्टार्ट कर दी। अपनी गलती नहीं दी कि हमने पीसफुली लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए लोगों को मारा, बल्कि उन्होंने कहा कि इन्होंने पुलिस वालों को मारा, चौकी जला दी, इस तरह की हरकतें की। तो मार्शल लॉ लगा दिया, मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस किया। मार्शल लॉ वो होता है जब गवर्नमेंट जो होती है वो आर्मी को दे देती है सारी पावर्स और आर्मी सभी जितने भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम करती है। तो उस समय उनका जो जनरल था वो जनरल डायर था और उसने ही इस मार्शल लॉ को आगे बढ़ाते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड कर डाला। क्या हुआ था जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल, यही 10 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल को ही वहाँ पे बैसाखी का मेला लगा था। लोगों को नहीं मालूम था कि वो मार्शल लॉ की ऐसी चीज़ कोई है जिसमें हमें नहीं इकट्ठा होना है। तो बहुत से लोग बैसाखी का मेला एंजॉय करने गए थे और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने भी गए थे इस लॉ के ख़िलाफ़ कि मार्शल लॉ लगाया गया है या लोगों को रॉलेट एक्ट लगा के हमारे जो लीडर्स हैं उनको ज़बरदस्ती जेल में डाले दिया जा रहा है। तो इन दोनों ही चीज़ों को लेकर कुछ लोग प्रोटेस्ट करने भी गए थे और जनरल डायल को जैसे ही इस बात का पता चला उन्होंने उस जो पार्क था उसका जो मेन डोर था उसे बंद करवा के सीधे फायरिंग करने को कह दिया, जिससे वहाँ जितने भी लोग थे, चाहे वो बूढ़े लोग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे वुमेंस हों, मेंस हों, सभी मारे गए थे। और ये एक तरह का बहुत ही ख़राब मूवमेंट जो हमारी हिस्ट्री में पाया जाता है ये जलियांवाला बाग है, जिसमें जनरल डायर के द्वारा किया गया था मार्शल लॉ के फेवर में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इतना।